अध्याय 5 वर्तमान में शिल्प। यूपीसी रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 5 वर्तमान में शिल्प के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि शिल्प की स्थिति वर्तमान समय में क्या है। तो देखते हैं आगे। सभी सरकारी योजनाओं और नीतियों एवं गैर सरकारी तथा सरकारी एजेंसियों के प्रयासों के बावजूद भारत में शिल्प की स्थिति अपेक्षाकृत पिछड़ी हुई है। शिल्पकार अपने शिल्प हेतु कच्चे माल या प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं जो तेजी से घट रहे हैं। ऐसे में शिल्पकार को अपने व्यापार के विस्तार अथवा उसे बनाए रखने में अपनी सीमित जमा पूंजी का निवेश करना पड़ता है। जबकि बाजार लगातार सिकुड़ रहे हैं अथवा फैक्ट्री में बने कम कीमत के कपड़ों, चीनी खिलौनों, प्लास्टिक की चटाइयों या स्टेनलेस स्टील के घरों से पटे हुए हैं। पिछले 100 साल में इन परिस्थितियों ने शिल्पकार की आर्थिक स्थिति और भी खराब कर दी है। तो देखते हैं कि शिल्पकार की जो स्थिति है वो खराब कैसे होती है। तो पहली शिल्पकार की जो स्थिति है उसको हम हमारे जो देखने की नज़रिया होती है, तो हम शिल्पकार को एक बेहतर नज़रिए एक कलाकार के रूप में न देखकर हम एक मजदूर के रूप में देखना प्रारंभ कर देते हैं। साथ ही दूसरी स्थिति की शिल्पकार को अब सरकारी प्रोत्साहन भी उतनी मात्रा में नहीं मिल पाती, क्योंकि शिल्प की जो स्थिति है उनका स्थान धीरे धीरे करके फैक्ट्रियों ने ले लिया है। तो इन सभी कारणों की वजह से जो शिल्पकार हैं उनकी जो कला है वो लगातार छुप रही है। शिल्पकार के प्रति हमारा दृष्टिकोण बनाने वाली अभिवृत्तियाँ। शिल्प समुदाय के गरीब होने का पहला कारण शिल्प और हमारे समाज में शिल्प की भूमिका के प्रति हमारी समझ है। लोग शिल्पकार को किस दृष्टि से देखते हैं, एक कारीगर के रूप में या केवल एक मजदूर के रूप में? ताजमहल का निर्माण एक कलाकार ने किया था या शिल्प समुदाय ने? क्या शिल्प मुख्यतः हाथ के काम है या यह हाथ, दिमाग और दिल के सृजन के कौशल पर आधारित कार्यकलाप है? इसमें शिल्पकार के बारे में बताया गया कि जो शिल्प का कार्य होता है वो केवल न केवल हाथ का कार्य होता है, बल्कि इसमें दिल और दिमाग का सृजन होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक इसमें दिल और दिमाग का सृजन नहीं होगा तब तक वह कला का रूप धारण नहीं कर पाएगा। शिल्प और शिल्प समुदाय के प्रति आज जो दृष्टिकोण है वह भारत के शिल्प की प्रगति रोकने वाला पहला रोध है। तो हमारी ही दृष्टिकोण शिल्प समुदाय को रोकने में काफ़ी होती है। जहाँ महिलाओं ने आजीविका हेतु कढ़ाई करना चुना है, वे वाणिज्यिक और पारंपरिक हस्तकार्य में स्पष्ट रूप से विभाजन करते हैं। दोनों अलग अलग इकाइयां हैं और प्रत्यक्ष रूप से दोनों एक दूसरे को आच्छादित नहीं करती। प्रत्येक के लिए नियम और मानक अलग अलग हैं। फिर भी बाजार में कार्य करने से इस बात पर अवश्य प्रभाव पड़ता है कि महिलाएं एक कारीगर के रूप में या समाज के सदस्य के रूप में स्वयं के बारे में कैसा महसूस करती हैं। वाणिज्यिक कार्य का पहला और शायद सबसे बड़ा प्रभाव डिजाइन या कला और शिल्प या मजदूरी को अलग अलग करना है। वाणिज्यिक कार्य का पहला और शायद सबसे बड़ा प्रभाव डिजाइन या कला और शिल्प या मजदूरी को, तो मतलब डिजाइन को, कला को, शिल्प और मजदूरी को सभी को अलग अलग करना है। कारीगरों से वह बनाने के लिए कहा जाता है जो किसी अन्य ने उनसे बनाने के लिए कहा होता है, बजाय इसके कि वे अपनी सौंदर्य चेतना से कार्य करें। जब भिन्न भिन्न रंग के 4 धागों का सेट 12 महिलाओं को दिया जा गया तो उन्होंने व्यवस्था दिखाते हुए कहा कि यदि हम इनका प्रयोग करते हैं तो यह रबारी नहीं रहेगा। पारंपरिक कार्य में अलग अलग रंग, टाके, पैटर्न और मोटिफ नहीं होते, ये एक साथ इकाई में कार्य करते हैं। डिजाइन के प्रयोग से इन तथ्यों को भिन्न भिन्न दिखाया जाता है और नए तरीकों से उन्हें साथ साथ रखा जाता है। तो मतलब कि जो पारंपरिक होती है, तो पारंपरिक जो कला होती है वो एक अलग प्रकार की होती है और जो आधुनिक कला होती है उसमें भिन्नता होती है। तो लोग अलग प्रकार की डिजाइन की मांग करते हैं, लेकिन पारंपरिक जो कला होती है अलग डिजाइन नहीं दे पाता है। जब डिजाइन को प्रोफेशनल डिजाइनर हेतु आरक्षित कर दिया जाता है और शिल्पकारों को कारीगरी तक ही सीमित कर दिया जाता है, तो कारीगर मात्र एक मजदूर बनकर रह जाता है। जो कारीगर होता है मात्र एक मजदूर बनकर कब रह जाता है? जब उसकी शिल्प में कला को अलग करके उसे मजदूर बनाया जाता है तब। ये जूडी फ्रेटर ने कहा था, जो थ्रेड्स एवं वैसेस उनकी किताब होगी। सदियों से भारतीय हस्तशिल्प अपने अप्रतिम सौंदर्य और कार्यात्मक गुणों हेतु प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में भारत में डिजाइनर सामान्यतः शिल्पी होते थे। तो प्राचीन समय में डिजाइनर कौन होते थे? शिल्पी होते थे। इन शिल्पियों के निर्देशन के अंतर्गत ही कारीगरों और शिल्पकारों का समूह कार्य करता था और ये संपूर्ण देश की भिन्न भिन्न व्यापारिक संस्थाओं और क्षेत्रीय स्कूलों से संबंधित होते थे। यह उनकी सूक्ष्म समझदारी और असाधारण कौशल ही था जिसने हमारे हस्तशिल्प को प्रभावशाली, डिजाइन युक्त और सुंदर बनाया। जिन शिल्पों का मुगल दरबार में उद्भव हुआ था वे भी डिजाइन के विलक्षण परिष्करण को दर्शाते हैं। दरबार और सामंत वर्ग द्वारा इन शिल्पकारों को संरक्षण मिला। इन शिल्पों में डिजाइन अक्सर दरबार की चित्रकारी और लघु कला द्वारा
प्रभावित होते थे, जो फारसी और स्वदेशी स्रोतों से ली गई थी। ऐसे डिजाइन भारतीय कालीन, किनखाब, पेपर में से पच्चीकारी इत्यादि में देखे जा सकते हैं। ये भारतीय हस्तशिल्प के विशिष्ट गुण हैं, जहाँ प्रायः कई विशिष्टताओं और कौशल वाले अनेक शिल्पकारों की क्षमताओं और कौशल है का वस्तु के डिजाइन और निर्माण में योगदान होता है। अतः डिजाइनर या मास्टर शिल्पकार संपूर्ण डिजाइन की कल्पना करता है और रूप, अनुपात तथा रंग के नए सृजनात्मक विचारों के विकास द्वारा समस्या का समाधान करता है। फिर भी ऐसे कई शिल्प हैं जहां शिल्पकार स्वयं ही डिजाइन बनाने और उत्पाद निर्माण करने का कार्य करते हैं। विशेषतया पॉटरी में दीवारों की साज सजावट करने में, कुछ विशेष प्रकार की कढ़ाई करने में तथा खिलौना बनाने में, टोकरी बनाने में कई अन्य शिल्प हैं जहां पूरा परिवार या कारखाना या कारीगरों की कार्यशाला शामिल होती है। प्रत्येक मामले में मुख्य विचार यह है कि भारत में मास्टर शिल्पकार एक डिजाइनर, सर्जक एवं उत्पादन करता होता है। तो भारत में जो मास्टर शिल्पकार होते हैं, तो मास्टर शिल्पकार न केवल एक शिल्पकार होता है बल्कि एक डिजाइनर होता है, एक सर्जक होता है और उत्पादन करता होता है, जो उनसे जुड़े अन्य लोगों को काम के लिए प्रोत्साहित करता है और उनको ये बताता है कि उनको कार्य किस तरह और कैसे करने हैं। हस्तशिल्प के लिए भारतीय शब्द हस्तकला, हस्तशिल्प, दस्तकारी या कारीगर है, जिसका अर्थ हस्तकार्य है। लेकिन आशय उन वस्तुओं से हैं जो शिल्पकारी से निर्मित होती हैं, अर्थात हाथों का विशिष्ट कौशल जो कि कलाकारीपूर्ण भी हो। सुंदरता ऐसी वस्तुओं का अभिन्न अंग है और इसका अर्थ है उपयोग की वस्तु के प्रयोग से परे भी इसका महत्व है और देखने में भी सुंदर लगती है। हाथ से बनी वस्तु कभी कभार भी केवल सजावट के लिए होती है और चाहे इस पर कोई सजावट न हो या इसे बहुत अधिक सजाया गया हो। इसका मुख्य प्रयोजन तभी सफल होता है जब इसका उपयोगी और सुंदर दोनों हो। मतलब जब जो कलाकारी होती है अगर वह उपयोगी और सुंदर है तो इसका उपयोग बेहतर रूप से किया जाता है। ए लिविंग क्राफ्ट्स ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, जो कि कक्षा 11वीं की हस्तकला के पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी है, इसमें बताया गया है। शिल्प और मशीन। तो शिल्प और मशीन में क्या कनेक्शन होता है और शिल्प को मशीन कैसे बढ़ावा देता है, इसको हम देखते हैं। उपनिवेश काल से पूर्व भारत में कला और शिल्प समानार्थक थे। भारत में शिल्प समुदाय समाज का अति महत्वपूर्ण अंग माना जाता था, जिस पर जीवन का विकास और उन्नति निर्भर करती थी। यूरोप में मशीनों के उद्भव से शिल्प समुदायों की भूमिका कम हो गई और शिल्प पूर्णतः लुप्त हो गए। घरेलू उपयोग की वस्तुएं जो कभी शिल्प समुदाय द्वारा बनाई जाती थी, अब मशीनों पर बड़ी मात्रा में बनाई जाने लगी। हाथ में किए जाने वाले काम को बौद्धिक कार्य की तुलना में निम्नतर माना जाने लगा। मशीनों ने हाथ के काम का स्थान ले लिया, जो नीचा दिखाने वाला और पिछड़ेपन दोनों ही का द्योतक था। मशीनों ने जो हाथ के काम था उसके स्थान ले लिया, जो कि नीचा दिखाने वाला पीछे पर दोनों ही कम द्योतक था। तो मशीन ने जैसे अपनी कलाकारी दिखाने प्रदर्शित की, तो हाथ से बनाए जाने वाली कलाकारी की भूमिका धीरे धीरे करके कम होती गई। दो व्यक्तियों ने, यहाँ पर एक शिल्प दिखाया जा रहा है, दो व्यक्तियों ने विश्व को इस दुखद गलत धारणा के प्रति सचेत किया और वे हैं विलियम मॉरिस और जॉन रस्किन। 1850 में इसके हाथ से काम करने की खुशी का विनाशक के रूप में मशीन की निंदा ने इंग्लैंड में कला और शिल्प आंदोलन का आरंभ कर दिया। कहाँ 1850 में किसने किया? विलियम मॉरिस ने और जॉन रस्किन ने। और एक खुशी का विनाशक है और मशीन की निंदा ने इंग्लैंड में कला और शिल्प आंदोलन का आरंभ कर दिया। उन्होंने व्यापक रूप से लोगों को स्मरण करने की कोशिश किया कि जो मानव जाति है मूलतः सृजनात्मक है और जो मशीन होती है जीवन का आनंद छीन रही है। और जो जॉन रस्किन और विलियम मॉरिस की रचना ने चिंतकों को प्रभावित किया, जिसके कारण जो भारत में शिल्प की परंपरा में नई रुचि पैदा हो गई और उनका अध्ययन आरंभ हुआ। यथासंभव प्रलेखन। ओवेन जॉन्स की पुस्तक द ग्रामर ऑफ ऑर्नामेंट्स 1856 अच्छे डिजाइनों के सिद्धांत का संकलन है, जिसमें फारसी, भारतीय और हिंदू आभूषणों के उदाहरण थे। जोन्स 1851 में लंदन में प्रदर्शनी का आयोजन करने में भी शामिल थे, जिसमें बेहतरीन और अत्यधिक महंगे भारतीय शिल्प का प्रदर्शन किया गया था, ताकि ब्रिटिश शिल्पकारी की खराब गुणवत्ता में सुधार लाने में इंग्लैंड की सहायता की जा सके, जो कि औद्योगिकरण के कारण क्षतिग्रस्त थी। इस प्रकार की प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत की महान शिल्प
परंपरा को अंग्रेजों के सामने प्रदर्शित करके यह भ्रांति दूर हो सकी कि भारत एक पिछड़ा और अविकसित अर्थव्यवस्था वाला देश है। परिणामतः इंग्लैंड में हुई प्रदर्शनियों से उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय शिल्पों में रुचि बढ़ी। सौभाग्य से इस अवधि में कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने पारंपरिक कौशल, उपकरणों, कार्यस्थलों, वस्तुओं आदि को प्रलेखन किया। विश्वकोश तैयार किए गए तथा जनगणना और मैपिंग और सर्वेक्षण किए गए। ये रिकॉर्ड सामयिक भारतीय डिजाइनरों तथा औद्योगिकरण के उपरांत भारत में शिल्प जो पुनरुद्धार है कार्यक्रमों के लिए अमूल्य संसाधन सिद्ध हो गए। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के भारतीय शिल्प पर हानिकारक प्रभाव के बावजूद इस अवधि में अंग्रेज अधिकारियों द्वारा शिल्पों को प्रलेखन करने के महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। 1880 में प्रकाशित एक पुस्तक इंडस्ट्रियल आर्ट्स ऑफ इंडिया में जॉर्ज सी एम बर्डवुड ने अपने समय में बंगाल में वस्त्र बुनाई की। तो 1880 में प्रकाशित एक पुस्तक था। उस पुस्तक का नाम क्या था? इंडस्ट्रियल आर्ट्स ऑफ इंडिया। तो इंडस्ट्रियल आर्ट्स ऑफ इंडिया में जॉर्ज सी एम बर्डवुड ने अपने समय में बंगाल में वस्त्र बुनाई की थी और दशा के बारे में बताया था कि वे बताते हैं कि सूती और रेशमी कपड़ा का उत्पादन बिहार, बंगाल और उड़ीसा और असम में होता था। जो ये महोदय थे एम बर्डवुड, जॉर्ज सी एम बर्डवुड, उन्होंने क्या बताया कि जो सूती और रेशमी कपड़े का उत्पादन होता कहाँ था? तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा और असम में होता था। ढाका जो अब बांग्लादेश में है तब इसका एक प्रमुख केंद्र था। तो जो ढाका जो कि बांग्लादेश है इसका एक प्रमुख केंद्र था, जो कि जॉर्ज वुड्स बताते हैं कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा में जो सूती और रेशमी कपड़े का उत्पादन होता था। पहले ढाका में एक दुर्लभ मलमल का उत्पादन किया जाता था जिसे गीला कर घास पर रखने से वह अदृश्य हो जाती थी और तब शाम की ओर इसमें अंतर करना मुश्किल हो जाता था, इसलिए इसे शबनम अर्थात शाम की ओस कहा गया। शबनम किसे कहा जाता था या शाम की ओस किसे कहा जाता था? कि जो सूती होती थी उसको डुबा कर रखने पर, गीला घास पर रखने से क्या होता था कि वो अदृश्य हो जाती थी, इसलिए उसे शाम की ओस कहा जाता था। दूसरे प्रकार को आब ए रवा या बहता पानी कहा जाता था क्योंकि यह पानी में अदृश्य हो जाती थी। आब ए रवा बहता पानी कहा जाता था क्योंकि शिल्प और जो सूती कपड़े होते थे इतने पतले होते थे कि पानी या शीत में रखने पर वह बिल्कुल ही अदृश्य हो जाते थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय हस्तशिल्प को प्रलेखन करने के लिए 1880 में किए गए निर्णय के परिणाम स्वरूप बर्डवुड जर्नल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट्स ऑफ इंडिया प्रकाशित किया गया था, जो कि आज भी डिजाइन और शिल्प सामग्री का बहुमूल्य स्रोत है। तो ब्रिटिश सरकार थी भारतीय हस्तशिल्प को प्रलेखबद्ध करने के लिए, तो भारतीय जो हस्तशिल्प थी उसको उनको प्रलेखबद्ध करना था। तो प्रलेखबद्ध करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो जर्नल ऑफ इंडस्ट्री जो बर्डवुड जनरल थे उन्होंने इंडस्ट्रियल आर्ट्स ऑफ इंडिया प्रकाशित किया, जिन्होंने जो हस्तशिल्प को प्रलेखबद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बर्डवुड को भारत में औद्योगिकरण के विरोध से यह विश्वास हो गया कि महान भारतीय शिल्प हिंदू ग्राम के बेहतर धार्मिक संगठन का परिणाम था। तो बर्डवुड को भारत में जो औद्योगिकरण के विरोध से यह विश्वास हो गया कि जो महान भारतीय शिल्प हिंदू ग्राम के बेहतर धार्मिक संगठन का परिणाम था, जहाँ कुम्हारों, बुनकरों, धातु कर्मकारों और जौहरियों ने अतुलनीय उत्कृष्टता की वस्तुओं का उत्पादन किया। तो यहाँ पर कुछ भारतीय शिल्प देख सकते हैं जो अभी यहाँ पर उपलब्ध हैं। आनंद कुमार स्वामी क्या है और वे क्या कहते हैं, देखते हैं। शिल्पकार मात्र एक व्यक्ति नहीं है जो अपनी व्यक्तिगत कल्पनाओं की अभिव्यक्ति करता है, अपितु ब्रह्मांड का भाग होता है और इसकी मूल सुंदरता और अपरिवर्तनीय कानूनों के आदर्श, यहाँ तक कि वृक्षों व फूलों जिनकी प्राकृतिक सुंदरता ईश्वर की देन से कम नहीं है, उसे अभिव्यक्ति देता है। आनंद कुमार स्वामी ने भारत के शिल्पकारों के बारे में ऐसा लिखा है जिनकी उत्कृष्टता कभी वादास्पद नहीं रही। तो जो आनंद कुमार स्वामी हैं, आनंद कुमार स्वामी होते हैं शिल्पकार को एक व्यक्ति के रूप में नहीं कहते, उनको कहते हैं कि ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, जो कि वृक्षों फूलों जिनकी प्राकृतिक सुंदरता ईश्वर की देन से कम नहीं है और उनकी जो कलाकारी है वास्तव में ब्रह्मांड का एक अभिन्न हिस्सा है जो कि विवेचनीय नहीं है। श्रीलंका वासी आनंद केटिस कुमार स्वामी, तो जो आनंद कुमार स्वामी थे वो श्रीलंका के थे, जिनका जन्म 1877 और 1974 के बीच हुआ था, को भारतीय कला और शिल्प के महान इतिहासकारों में गिना जाता है। भूविज्ञान में स्नातक करने और मिनरलॉजिकल सर्वे का निदेशक करने के पश्चात उन्होंने सिलोन सामाजिक सुधार समिति का गठन किया। कौन से सामाजिक समिति का? सिलोन सामाजिक समिति का गठन किया और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार के लिए आंदोलन चलाया। इसके परिणामस्वरूप सभी स्कूलों में क्षेत्रीय भाषा का अध्यापन होने लगा और भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार हुआ, जिसके बारे में उन्हें गहन जानकारी थी
और जिसका वे अत्यधिक सम्मान करते थे। 1938 में वे भारतीय स्वतंत्रता संबंधी राष्ट्रीय समिति के सभापति बने। किसके? 1938 में भारतीय स्वतंत्रता संबंधी जो सभापति होते थे, सभापति बने थे। किसके? राष्ट्रीय संबंधी के। किससे संबंधित? स्वतंत्रता संबंधी। उन्होंने भारतीय दर्शन, धर्म कला व मूर्ति विज्ञान, चित्रकला व साहित्य, संगीत विज्ञान और इस्लामिक कला के प्रति लोगों की समझ को विकसित करने में भारी योगदान दिया। तो ये योगदान किसने दिया? योगदान दिया आनंद कुमार स्वामी ने, जो कि कहाँ से थे? श्रीलंका से थे, जिनका जन्म 1877 में हुआ था। अपनी पुस्तक द इंडियन क्राफ्ट्समैन में, इनकी पुस्तक क्या है? द इंडियन क्राफ्ट्समैन। आनंद कुमार स्वामी का पुस्तक है द इंडियन क्राफ्ट्समैन में कुमार स्वामी ने शिल्पकारों को आधुनिकीकरण तथा यूरोपीय शासन के दुष्प्रभाव के बारे में बताया है और भारत में आदर्श औद्योगिकरण के पूर्व के जीवन की ओर वापस लौटने का आग्रह किया है। अगस्त 1947 में उन्होंने एक स्मरणीय टिप्पणी की थी, भारतीय संस्कृति का महत्व इसलिए है क्योंकि यह एक संस्कृति है, न कि भारतीय है। भारतीय संस्कृति की तारीफ इसलिए की थी कि उन्होंने क्या कहा था कि जो भारतीय संस्कृति है वह भारतीय नहीं है, यह एक संस्कृति है। उसको मतलब देश के इस नाम के साथ साथ उसको एक संस्कृति की भी संज्ञा दी गई थी। कमला देवी कुमार स्वामी से अमेरिका में बॉस्टन संग्रहालय में मिली थी, जहां पूर्वी प्रभाग के प्रमुख थे। यह एक रुचिपूर्ण घटना थी। कमला देवी ने उनके बारे में लिखा, आनंद कुमार स्वामी का हमारी सांस्कृतिक परंपरा के विशिष्ट विवेचक के रूप में विशेष स्थान था, क्योंकि उनका दृष्टिकोण संपूर्ण था, जो कभी भी धुंधलाया नहीं। उन्होंने काफ़ी हद तक गांधी जी की तरह की संस्कृति को सामाजिक प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण सूचकांक माना। तो कुमार स्वामी के बारे में जो कमला देवी है, उन्होंने लिखा कि जो कुमार स्वामी का जो दृष्टिकोण था वह व्यापक था। उन्होंने गांधी जी ने जो सामाजिकता की बात कही थी, उनसे संबंधित उनकी सोच मिलती जुलती थी। कला और शिल्प में अंतर। तो कला और शिल्प में क्या अंतर होता है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। औद्योगिक क्रांति के आरंभिक प्रभाव और 1857 के विद्रोह तथा ब्रिटिशों के भारत पर राजनीतिक नियंत्रण के फलस्वरूप कई संस्थाओं की स्थापना की गई। भारतीय कला और संस्कृति के विकास के हित में भारतीय पुरातत्व शिक्षण और एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता की स्थापना की गई। किसना? भारतीय पुरातत्व शिक्षण और एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता की स्थापना की गई। 1857 में कोलकाता में पहले महत्वपूर्ण संग्रहालय इंडियन म्यूजियम की स्थापना की गई। ठीक है, पहले महत्वपूर्ण संग्रहालय इंडियन म्यूजियम की स्थापना की गई। प्रारंभ में स्थापित भारतीय संग्रहालयों में कला और पुरातत्व विज्ञान हेतु अलग विभाग तथा भू विज्ञान, जंतु विज्ञान और मानव विज्ञान हेतु दीर्घाएं थी, जहां पर प्राचीन काल की शिल्प कृतियां प्रदर्शित की गई थी। संग्रहालयों में प्राचीन वस्तुएं पूर्णतः सुरक्षित और संरक्षित थी तथा यहाँ के संग्रह ने शिल्प परंपराओं का अध्ययन और शोध करने के विशिष्ट अवसर प्रदान किए। तो औद्योगिक क्रांति आरंभ कभी? जो 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति जब चरम स्थिति में आने लगी, तो 1857 के विद्रोह तथा ब्रिटिशों के भारतीय राजनीतिक नियंत्रण के फलस्वरूप कई संस्थानों की स्थापना होती है। इन संस्थानों में क्या है? एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता की स्थापना होती है। 1857 में कोलकाता में पहले महत्वपूर्ण संग्रहालय इंडियन म्यूजियम की स्थापना की गई है और इन संस्थानों से शिल्प और कला को बढ़ावा मिलता है। 1857 के पश्चात अंग्रेजों ने कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में कला विद्यालय की स्थापना की। कहाँ? चेन्नई और मुंबई में, जहां अंग्रेजी पाठ्यक्रम का अनुसरण किया जाता था। इसमें छात्रों को यथार्थ चित्रण, स्थिर जीवन चित्र, अदृश्यों व परिप्रेक्ष्य के पश्चिमी कला सिद्धांत सिखाए जाते थे। तो छात्रों को अंग्रेजी में पढ़ाया जाता था और पश्चिमी जो सिद्धांत होते थे उनको सिखाए जाते थे। शीघ्र ही तैलचित्र ने भारतीय चित्रकला के पारंपरिक प्रकारों को प्रतिस्थापित कर दिया। पश्चिमी कला शैली में प्रशिक्षित विद्यार्थी कला के क्षेत्र में आ गया है। पश्चिम कला से परिचित भारतीय उच्च वर्ग और राजवंश ने इस पश्चिम भारतीय कला को संरक्षण प्रदान किया। जो राजवंश ने जो पश्चिमी कला थी उनको संरक्षण भी प्रदान किया। इस प्रकार से भारत में कला और शिल्प में अंतर आया। इसके कारण भारतीय शिल्प समुदाय का और पतन हुआ, जिससे कई सदियों से भारतीय समाज की पूरी वफादारी से सेवा की थी। तो कला और शिल्प में पहले कोई अंतर नहीं होता था, लेकिन कला और शिल्प में बाद के समय में अंतर आता है। तो ये अंतर कैसे आता है कि पश्चिमी कला भारतीयों को सिखाई जाती है और जो राजा महाराजा होते हैं उनको द्वारा उन कला को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो जो पश्चिमी शैलियों को संरक्षण प्रदान करना और भारतीय शैली को अपनाना, इससे ही शिल्प और कला में अंतर पैदा होते हैं। वस्त्र मिलों, प्रिंटिंग प्रेसों और भारत की पहली फैक्ट्रियों के उत्पादों ने घरों में हस्तशिल्प की वस्तुओं को प्रतिस्थापित कर दिया। विद्यालयों
में सिखाई जाने वाले पश्चिमी कला की संकल्पनाएं भारतीय परंपरा के एकीकरण के दर्शन, जिससे कला शिल्प, वस्तुशिल्प, डिजाइन और विनिर्माण का एकीकरण हुआ था, से पूर्णतः भिन्न थी। भारतीयों को पश्चिमी प्रगति का लाभ न मिले, इसके लिए देशज प्रेरणा के प्रयासों को छल द्वारा निष्फल कर दिया गया। तो भारतीयों को ये क्या है, जो पश्चिमी शैली को तो सिखाएं, लेकिन पश्चिमी शैली के लाभ अंग्रेजों को मिले, न कि भारतीयों को। 19वीं और 20वीं शताब्दी में कुछ राजनीतिक और सामाजिक सुधारकों ने औपनिवेशिक आक्रमण के माध्यम, आर्थिक पुनर्गठन और सांस्कृतिक आत्मविश्वास के माध्यम के रूप में हस्तशिल्प उद्योगों के महत्व को पहचाना। उनके इस दृष्टिकोण ने कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को शांति निकेतन स्थित विश्वविद्यालय में शिल्प प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया और ग्राम उद्योग पर बल दिया, जिससे महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष की नींव डाली। जैसा कि अध्याय 3 में विस्तार से दिया गया है, 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में शिल्प राजनीतिक विचारधारा और कार्य हेतु उत्प्रेरक बना। राजनीतिक विचारधारा और कार्य हेतु उत्प्रेरक बना कौन? शिल्प। स्वदेशी आंदोलन भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए निश्रम और मानव की सृजनात्मकता के सम्मान को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। एक साधारण सा शिल्प का उपकरण चरखा राष्ट्रीय विद्रोह का प्रतीक बना और हाथ से बुना कपड़ा आज़ादी की पोशाक बनी। तो धीरे धीरे करके जो शिल्प और कला की स्थिति ऐसी हो गई कि वह जो स्वतंत्रता की लड़ाई में सबसे प्रमुख नींव साबित होती है। इसको एक प्रतीक के रूप में महात्मा गांधी अपनाते हैं, चरखा को, जो कि राष्ट्रीय प्रतीक बनता है, चरखा को और सूत को। तदुपरांत हथकरघा क्रांति से ही ग्रामीण उद्योगों का संवर्धन हुआ। जो हथकरघा की जो क्रांति से, उनसे ही ग्रामीण उद्योगों की शुरुआत हुई, क्योंकि ग्रामीण उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में उभरने वाला अगर कोई चीज़ थी तो शिल्प और कला थी। और नए औद्योगिक वातावरण में पारंपरिक कौशलों, उत्पादों और बाजारों का विकास हुआ और इसकी सुरक्षा करने की आवश्यकता संबंधी राष्ट्रीय जागरूकता उत्पन्न हुई। जाति में बंधाव हुआ। गांधी जी को आशा थी कि स्वतंत्रता के पश्चात जाति की संकल्पना धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शिल्पकारों का हाथ से काम करने वाले श्रमिक के रूप में स्तर और गिर गया। मतलब भारतीय जो महात्मा गांधी ने सोचा था कि जो जाति का आविर्भाव है, तो जाति का आविर्भाव का प्रभाव शिल्पकारों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो शिल्पकार थे वह हाथ से काम करने वाले मजदूर के रूप में ही सीमित हो गए। आज यद्यपि सामाजिक उत्कर्ष हो रहा है, तथापि आनुवंशिकता, जाति और सामुदायिक संबंधों की शिल्प क्षेत्र में अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुम्हार या धातु कार्य, चमड़ा कार्य और बेंत और बांस के कार्य में विशेष जातियों और कारीगरों के कार्यकलापों के बीच संबंध सर्वाधिक सुदृढ़ है। यहाँ पहली पीढ़ी के कामगार की संख्या कम है, जातीय समुदाय के बंधन धीरे धीरे टूट रहे हैं। विशेष रूप से अपेक्षाकृत गतिज विनिर्माण कार्यकलापों जैसे दर्जी के कार्य और काष्ठ कार्य में बड़ी संख्या में पहली पीढ़ी के कामगार आकर्षित हो रहे हैं। धीरे धीरे ये कहा जाने लगा था कि जो शिल्प का जो कार्य है वो न केवल एक विशेष जाति द्वारा किया जाए, बल्कि संपूर्ण जाति, मतलब कि जो करना चाहें और जिनके अंदर कला है वे कर सकते हैं, ऐसी उनकी भावना थी। परंतु देखा यह गया है कि जो एक विशेष जाति थी वे ही उन कार्यों को करने लगे थे। लेकिन बाद के समय में क्या होता है कि जो जातीय व्यवस्था धीरे धीरे करके टूटने लगती है। यद्यपि औपनिवेशिक और पूर्व औपनिवेशिक काल की अत्याचारी स्थितियां अब नहीं है, तथापि कारीगर जनसंख्या का अधिकांश भाग अभी भी बेहद गरीब है। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि कई कारीगर अपने पारंपरिक व्यवसायों को छोड़कर अन्य प्रकार के कार्यों को अपना रहे हैं, जो अधिकांशतः अकुशल दिहाड़ी मजदूरी का कार्य है, जिससे उन्हें अधिक पैसा मिल जाता है। इस प्रवृत्ति की एक गैर सरकारी संगठन श्रुति द्वारा 1987-88 में किए गए सर्वेक्षण से पुष्टि हुई है। इसमें बताया गया कि पारंपरिक चमड़ा कारीगरों के आधे से अधिक घरों में परिवार के कई सदस्यों ने चमड़े का कार्य छोड़ दिया और वे नैमित्तिक मजदूरों के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो श्रुति द्वारा एक गैर सरकारी संगठन थी श्रुति, जिसके द्वारा 1987-88 में किए गए सर्वेक्षण से पुष्टि क्या होता है कि जो पारंपरिक हस्तशिल्प थे वे धीरे धीरे करके अपना कार्य छोड़कर दूसरे कार्य में आने लगते हैं। आज ग्रामीण गरीबों में अधिकतर लोग बुनकर हैं। यह हास्यास्पद है कि इतिहास की पुस्तकें हमें बताती है कि वे कभी भारत के अमीर व्यवसायियों में से एक थे। बुनकर संघ एक समय इतने अमीर थे कि दक्षिण भारत में प्रमुख मंदिरों के निर्माण को प्रायोजित कर सकते थे, और यही नहीं, उन्हें अपनी सेनाएं भी होती थी। तो इसमें इस लेख में यह कहने की कोशिश की गई है कि आज जो बुनकर गरीब है वो इतिहास में ऐसे थे
कि वे गरीब नहीं थे और उनकी अपनी एक विशाल सेना होती थी और उनके पास बहुत सारे धन होते थे। मतलब इनमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बुनकर की स्थिति प्राचीन समय में थी वह स्थिति वर्तमान समय में नहीं रह गई है और बुनकर की स्थिति धीरे धीरे करके नीचे आ गई है। आर्थिक निर्वाह्यता। आर्थिक निर्वाह्यता क्या है? अतीत में जिन पहलुओं को सबसे अधिक अनदेखा किया गया है वे है शिल्पकारों की कम आय और कार्यदशाएं। इस देश में कितने लोगों को यह जानकारी है कि शिल्पकार औसत भारतीय फैक्ट्री कामगार से भी कम कमाते हैं? वस्तुतः कुछ मामलों में उन्हें वर्ष भर रोजगार भी नहीं मिल पाता। अधिकांश हस्तशिल्प कारीगर अपने घरों में काम करते हैं और कई कच्चे माल की नियमित आपूर्ति पर निर्भर होते हैं। यह मौसम अथवा उनके परिव्यय पर निर्भर कर सकता है। खराब कृषि मौसम से स्वाभाविक है कि संसाधन और शिल्प उत्पादन में गिरावट आएगी। इसके साथ साथ भूमि रहित शिल्प समुदाय बाजार पर निर्भर होता है और इसलिए बाजार विशेष परिस्थिति में उतार चढ़ाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। शिल्पकारों की कई भूमिकाएं हैं। ये भारतीय शिल्प परंपराओं के ध्वजवाहक हैं, प्राचीन प्रौद्योगिकियों और सांस्कृतिक परंपराओं के उत्तराधिकारी हैं, सामुदायिक आस्थाओं से बंध कर रह रहे कलाकारों और सर्जक हैं, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में उत्पादक है और दार्शनिक है जो आध्यात्मिक और भौतिक के बीच संबंध बनाते हैं। तो कलाकारों की एक एक विशेष भूमिका नहीं है, कलाकार कई भूमिका निभाते हैं। उनके अंदर कलात्मकता की क्षमता होती है, वे संस्कृति को निभाने में आगे आते हैं, वे परंपरा को भी अच्छे से निभाते हैं, उनके अंदर दार्शनिकता की भी भावना होती है। फिर भी अपने लंबे इतिहास और स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न सरकार द्वारा उनके लिए बनाई गई असंख्य योजनाओं के बावजूद कुछ हजार ही शिल्पकार होंगे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में हैं, शेष अपनी आजीविका मात्र जीवित रहने के लिए चलाते हैं। तो धीरे धीरे करके जो शिल्पकार की स्थिति है वह पुराने समय में कहीं बेहतर थी, लेकिन वर्तमान समय में धीरे धीरे करके उनकी स्थिति नीचे आ जाती है। पुराने समय में जो शिल्पकार और जो बुनकर होते थे वे मंदिरों का संरक्षण प्रदान करते थे, उन्हें अपनी सेनाएं भी प्रदान कर देते थे। वे शिल्पकार आज गरीबी की स्तर से जूझ रहे हैं और एक छोटी सी उद्योग जितना कमाती है उतना आज एक बड़ा शिल्पकार भी नहीं कमा पा रहा है। विश्वसनीय रूप से जनगणना में यह सुनिश्चित नहीं किया जाता है कि उसमें वह मौसमी कारीगर अथवा दक्ष कारीगर भी शामिल किए जाते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में हाशिए पर आकर वैकल्पिक रोजगार की तलाश में शहरों में झुग्गियों में रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। दिल्ली में हथकरघा बुनकर कूड़ा बीनने वालों के साथ रहते हैं, कुछ टेलरिंग संस्थाओं से प्राप्त कपड़ों के टुकड़ों से चिंदी दरिया बनाते हैं या रजाइयों में डोरे डालते हैं। घास की चटाइयों के बुनकर और टोकरियां बनाने वाले खाली खेतों या भीड़ भाड़ वाले शहरों में फुटपाथ पर काम करते हैं और कभी कभार उनकी गणना होती है। अंशकालिक या खाली समय में काम करने वाले शिल्पकार के रूप में वे अभी भी उत्पाद अर्थव्यवस्था का एक अंग है, चाहे उनका दर्जा निचला ही क्यों न हो और उनकी आय उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए दिन भर के भोजन के लिए ही पर्याप्त क्यों न हो। जैसे हमारे पास सूचना है, हाथ के काम से 5 सदस्यों के औसत परिवार के लिए 2000 प्रति माह की औसत आय होती है। यह 13.50 प्रति दिन प्रति व्यक्ति है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि 1997 में संसद में एक प्रश्न के उत्तर में गृह मंत्रालय ने बताया था कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक कैदी को भोजन सहित मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राजकोष से 48.60 प्रतिदिन व्यय होता है। मतलब एक कैदी को सुविधा मुहैया कराने के लिए 50 रुपये के पास पैसे खर्च होते हैं और उतना बाहर में काम करने वाले व्यक्ति कमा भी नहीं पाता, क्योंकि एक व्यक्ति की औसत आय जो 13.50 के पास है। जब कई शिल्पकारों को इस तथ्य से अवगत कराया गया तो उन्होंने दुखी होकर व्यंग्य भाव से टिप्पणी की कि शिल्प कार्य करने से बेहतर जेल में रहना नहीं है क्या। जय जेटली विश्वकर्मा चिल्ड्रन। तो विश्वकर्मा चिल्ड्रन से जय जेटली ने यह बात कही थी कि जेल में रहने में जितनी सुख सुविधाएं हमें मिल पाती है उतनी सुख सुविधाएं या उतनी की आय हम बाहर नहीं कर पाते। तो उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा था इससे बेहतर जेल में रहना ही उचित है। कारीगरों की आय अत्यधिक कम है। 1987-88 में श्रुति द्वारा जिन कारीगरों का साक्षात्कार लिया गया था उनकी औसत आय कारीगरी के कार्यकलापों से 4899 थी। बेत और बांस का काम करने वालों का समूह वार औसत कम से 2219 से लेकर 7018 था, जो लकड़ी का काम करने वालों का भी था।
साक्षर से यह भी पता चलता है कि उनके पास शायद ही कोई संपत्ति थी। सबसे बड़ी अचल संपत्ति घर है, जो कि अक्सर कच्चा या मिट्टी का बना होता है। तो यहाँ पर कारीगरी या शिल्पकार को दिखाया जा रहा है कि उनकी कला कैसी थी। भूमि न होने के मामले अधिक थे। श्रुति के सर्वेक्षण में 61%, श्रुति क्या है, एक गैर सरकारी संगठन है। श्रुति के सर्वेक्षण में 61% कारीगर घरों के पास किसी भी प्रकार की कोई जमीन नहीं थी। किसी भी स्थिति में धारिता 3 एकड़ से अधिक नहीं होती थी। अधिकांश कारीगरों के लिए कृषि संबंधी सामग्री खरीदने में अधिक निवेश न करने की अक्षमता के कारण उत्पादन कम होता है। सामान्य तौर पर कारीगरों के पास उनके कार्य संबंधी उपकरण और यंत्र होते हैं। उनमें से कुछ के पास पशुधन तथा पशु भी हैं। और सर्वेक्षण किए गए 46% कारीगरों के घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं था। तो श्रुति जो कि गैर सरकारी संगठन थे, उन्होंने कारीगरों के जीवन से जुड़ी चीज़ों का सर्वे किया और उन्होंने कई प्रकार की असुविधा को बताया कि कारीगर है कई प्रकार की असुविधाओं में रहते हैं। शिल्पकारों की प्रमुख बाधाएं। तो शिल्पकार हैं, उनकी प्रमुख बाधाएं क्या हैं उसको हम जानते हैं। शिल्प समुदाय को सामाजिक व्याधि, जातिगत भेदभाव, गरीबी और सीमित परिसंपत्तियों जैसे बाधाओं के अलावा भी 6 प्रमुख बाधाएं प्रभावित करती हैं, जिन्हें संक्षेप में मुख्य रूप से दिया गया है। पहला, लुप्त होता कच्चा माल। तो शिल्पकारों की प्रमुख बाधा के रूप में है कच्चे माल की कमी। तो जो कच्चे माल है वो धीरे धीरे करके लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि पटसन की जो होती है, पटसन, सुई और कई प्रकार की जो सूत पैदा करने वाली, जो रेशे पैदा करने वाली जो उत्पादन होता थी, जो फसल होते थे, वो प्राचीन समय में जितनी मात्रा में होती थी वो वर्तमान समय में उतनी मात्रा में नहीं हो पा रही है। देश भर के लिए शिल्प समुदाय के लिए सही गुणवत्ता का पर्याप्त कच्चा माल प्राप्त करना कठिन हो रहा है। प्राकृतिक संसाधनों में कमी होने के कारण उन्हें अवृद्धि और पुरानी सामग्री खरीदनी पड़ती है। आवश्यक पूंजी न होने के कारण वे पर्याप्त मात्रा में माल नहीं खरीद पाते। कम होती बांस की पैदावार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसके पूर्ण रूप से लुप्त होने के कारण औपनिवेशिक काल में इसके स्रोत पर आगे दी गई सामग्री भारत के शिल्प उद्योग के समक्ष आने वाले कच्चे माल के भारी संकट की ओर संकेत करते हैं। कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता और उनके प्रयोग पर लगे बंधनों से परे शिल्पकार प्रकृति के साथ उनके आपसी संबंध और उस पर अपने अस्तित्व के लिए निर्भरता को अच्छी तरह जानते थे। उदाहरण के लिए बिहार की महिला चित्रकार रंग बनाने के लिए फूलों को कभी नहीं तोड़ती, बल्कि टूटकर गिरे फूलों का प्रयोग करती है। इसी प्रकार कलमकारी के लिए पुराने जंग लगे घोड़े की नालों का प्रयोग कुछ रंगों को बनाने हेतु किया जाता है। तो शिल्पकारों में स्थिति ऐसी होती थी कि जो शिल्पकार होते थे, टूटे हुए जो फूल होते थे उनके रंग को निकालकर एक नेचुरली रंग देने की कोशिश करते थे। इस तरह से शिल्पकारों की अपनी स्थिति थी। लेकिन वर्तमान समय में यही स्थान अगर उद्योग के क्षेत्र में देखें तो ये सभी कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, जिनके सामने प्रतिस्पर्धा करना उचित नहीं है। बांस की कहानी। भारतीयों ने हमेशा से बांस का प्रयोग कई प्रकार से किया है। मछली पकड़ने का जाल, टोकरियाँ, झूले, टिकटी पुल, वर्षा से बचाने वाली टोपियाँ व छाते, चटे, संगीत यंत्र, जल नली आदि इसके उदाहरण हैं। यह घर के निर्माण में चार दीवारी तथा बैलगाड़ी बनाने में भी प्रयोग किया जाता था। कम लागत का घरेलू फर्नीचर और बांस से बना कई प्रकार के घरेलू सामान किसी भी बाजार में आसानी से मिल सकता है, लेकिन हम उन अनगिनत छोटे मोटे तरीकों पर ध्यान नहीं देते जिनके माध्यम से इस साधारण सी सामग्री का लोगों द्वारा असंख्य वस्तुओं के रूप में उपयोग किया जाता था। इसे लोहार की धौकनी में, बढ़ईगिरी में, बांस के पिनों के रूप में या गांव के बाजारों में खिलौने के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन अंग्रेज वन अधिकारियों के लिए स्थानीय भारतीय पर्यावरण में वन की घास, बांस की बहुआयामी भूमिका का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि वो वन राजस्व में आता था। बांस में टीके से पैदावार में भी व्यवधान आया, जो कि उनकी औपनिवेशिक वन नीति का अनिवार्य भाग था। 1920 में जाकर अंग्रेजों ने महसूस किया कि बांस को महीन टुकड़ों में तोड़कर इसे रसायनों में पकाकर इसका गुदा बनाकर तथा इसको समतल बनाकर वे कागज बना सकते हैं। इससे अंग्रेजों के वन राजस्व में बढ़ोतरी होगी और साथ ही भारत के कथित पिछड़े क्षेत्रों का विकास होगा। लेकिन उन्होंने वन पर होने वाले इन प्रभाव की अनदेखी की जो इन कार्यकलाप से होते थे। इसलिए जहां टुकड़ी बुनने वालों को उचित दरों पर बांस बेचा जाता था, वहीं कागज उद्योगों को भारी रियायत दी जाती थी।
तो धीरे धीरे हम देखते क्या है कि जो वन कारीगरों के लिए एक महत्वपूर्ण वस्तु हुआ करती थी, तो अंग्रेजों ने उसको अपने राजस्व नीति के तहत लिया और उनसे कागज बनाने का कार्य आरंभ किया, जिससे वन पर और वन पर आश्रित लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय कागज मिलों को अत्यधिक कम दरों पर बांस की आपूर्ति करना सरकार का परम कर्तव्य बन गया और कई दशकों तक बांस की आपूर्ति अपरिवर्तित दरों पर सुनिश्चित हो गई थी। इससे वनों और शिल्पकारों पर पड़ने वाले अनदेखी आपदा की अभी भी कोई जानकारी नहीं मिलती। अरुणाचल प्रदेश में आपातानी जनजाति और विश्व भर के अन्य भागों में रह रही जनजातियों के लिए बांस ही सब कुछ है। उपकरण, शस्त्र, आश्रय, भोजन पात्र, नली, संगीत और यहाँ तक कि भगवान भी। मैक्स मर्टिन डाउन टू अर्थ में मैक्स मर्टिन ने क्या कहा कि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर बांस सब कुछ है। उनकी संगीत है, उनकी कला है, उनकी शस्त्र है, उनका आश्रय है और यहाँ तक कि बांस से उनका भगवान है। आपको याद होगा कि कक्षा 11वीं की इतिहास की पुस्तक इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वन में इस बात पर अत्यधिक बल दिया गया था कि उपनिवेशवाद ने किस प्रकार संपूर्ण भारत के वनों को प्रभावित किया और वहाँ के निवासियों तथा उनके पारंपरिक व्यवसायों को हाशिए पर ला दिया। 1970 के अंत तक विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल के वनों को उष्णकटिबंधीय चीड़ द्वारा प्रस्तावित किया जाए ताकि कागज उद्योगों के लिए लुगदी उपलब्ध कराई जा सके। स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के बाद ही परियोजना पर रोक लगाई गई। अतः उपनिवेशवाद दबाव की ही नहीं अपितु विस्थापन, गरीबी और पारिस्थितिकी वातावरण के संकट की भी कहानी थी। भारतीय शिल्पकार प्रकृति के साथ अपने सहजीवी संबंध के प्रति पूर्णतः जागरूक है। वे यह जानते हैं कि अपने कच्चे माल को किस प्रकार आवश्यकता के अनुसार कम कर सकते हैं, पुनः उपयोग में ला सकते हैं एवं किस प्रकार आवर्तित कर सकते हैं। इसके विपरीत समकालीन कपड़े के कारखाने और स्टेनलेस स्टील उद्योग हमारी स्थानीय नदियों और मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। केरल की एक लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पी ने बताया, हम जंगलों में जाते हैं और ऐसा उचित पेड़ चुनते हैं जो किसी भी प्रकार से विक्षिप्त न हो। तत्पश्चात किसी शुभ दिन और समय पर हम मिठाई और चावल पेड़ के समक्ष चढ़ाते हैं। प्रार्थना में हम पेड़ पर रहने वाले सभी जीवों, पक्षियों और कीटों से माफ़ी मांगते हैं तथा आश्वासन देते हैं कि यदि हम उन्हें उनके घर और भोजन से वंचित कर रहे हैं तथापि हम लकड़ी का प्रयोग अच्छे प्रयोजन के लिए करेंगे और एक भी टुकड़ा बर्बाद नहीं होने देंगे। तो केरल के लोगों का पेड़ से जुड़े हुए जो नाते रिश्ते हैं उनको बताया गया कि जब वे पेड़ काटते थे तो वे वहाँ पर ये आराधना करते थे कि वे बहुत से लोगों के घर, मतलब बहुत से जीव जंतु के घर को प्रभावित कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये आराधना करके अपने आप में ये संकल्प लेते थे कि कभी उस पेड़ के एक छोटे से कण का भी दुरुपयोग का कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। वह जो भी करेगा अच्छे कामों के लिए करेगा। सोभिता पुंज भारत के संग्रहालय। संरक्षण का अभाव। जहाँ पारंपरिक रूप से यजमानी संरक्षण प्रणाली अथवा स्थानीय मंदिर व धनी व्यक्ति, जमींदार अथवा छोटे राजा वर्ष भर या कम से कम संकट के समय सामान्यतः शिल्पकारों को समर्थन देते थे, वहीं आधुनिक नौकरशाह राज्य तंत्र ऐसा करने में असफल था। पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित आपसी संबंधों के आधार पर ग्रामीण बर्तन बनाने वाले लोहार अथवा संगीतकार भी यह जानते थे कि उनकी सामाजिक व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका है। नीचे दी गई कहानी द्वारा राजस्थान के लोक संगीतकारों और उनके वंशानुगत संरक्षकों के रिश्तों को वर्णित किया गया है। हमारे देश में व्यावसायिक लोक संगीतकारों के वंशों में सबसे बेहतरीन राजस्थान के थार मरुस्थल के लंगा और मंगन्यार है। लोक संगीतकारों में सबसे बेहतरीन कौन है? राजस्थान का थार मरुस्थल से लंगा और मंगन्यार। इन दोनों समुदाय का सर्वाधिक आकर्षक पहलू समान परिवारों से पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होने वाला संरक्षण है। जो मंगन्यार किसी विशेष परिवार के लिए गाता है उसे धानी कहा जाता है। उसे अपने संरक्षक के परिवार के किसी भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम जैसे जन्म, विवाह या मृत्यु के अवसर पर कुछ धनराशि दी जाती है और उसे वहां पर कार्यक्रम प्रस्तुत करना ही होता है। धानी का अधिकार खानदानी है, इसलिए यदि वह 50 परिवारों से संबंधित है और उसके 2 पुत्र है तो उसका प्रत्येक बेटा इन 25 परिवारों का धानी बन जाएगा इत्यादि। यहाँ तक इन परिवारों के वे सदस्य जो कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं करते हैं वे भी कुछ निर्धारित भुगतान के हकदार होते हैं। लेकिन इस संबंध के कुछ पड़ता स्पष्ट पहलू भी हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यदि कोई प्रस्तुतकर्ता अपने संरक्षक से खुश नहीं है तो उसे तलाक दे सकता है। यहाँ पे एक विचित्र स्पष्ट बात कही गई है कि कोई संरक्षणकर्ता
अगर अपने संरक्षक से खुश नहीं तो उसे वो तलाक दे सकता है। जैसे एक पति अपनी पत्नी को तलाक देती है, एक पत्नी अपने पति को तलाक देता है, उसी प्रकार एक प्रजा भी अपने संरक्षक को भी तलाक दे सकती है। ऐसी स्थिति में तलाक शब्द का प्रयोग ही किया जाता है। अपना विरोध दर्ज कराने के पहले कदम के रूप में प्रस्तुतकर्ता अपने संरक्षक के परिवार के सम्मान में बने गीतों को गाना बंद कर देता है। यदि इसका कोई प्रभाव नहीं होता तो वह अपने संरक्षक के घर के बाहर रेत में अपनी पगड़ियां दबा देते हैं। यदि इसका भी कोई प्रभाव नहीं होता तो संरक्षक के घर के बाहर अपने वाद्य यंत्रों के तार गाड़ना आरंभ कर देता है। इसे अंतिम उपाय के रूप में देखा जाता है, जो यह दर्शाता है कि लंगा और मंगनियार, जो कि थार राजस्थान की थार है, जो कि लोकगीत को बेहतर रूप से प्रस्तुत करने वाली जो है वो कौन है, लंगा और मंगनियार। अब कभी भी संरक्षक के घर में किसी भी समारोह में संगीत नहीं बजाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप अक्सर संरक्षक को गंभीर परिणाम झेलने पड़ते हैं, जैसे उसे अपने पुत्रों और पुत्रियों की शादी करने में कठिनाई आती है, या वह स्थानीय समाज में हंसी का पात्र बन जाता है, क्योंकि क्रोधी संगीतकार अपशब्द वाले गीतों में संरक्षक पर व्यंग्य करता है। रीढ़ सुविधाएं। इसकी तुलना में आज के शिल्पकारों को उस लघु साकारिता जिससे वे संबंधित हैं, या फिर विश्व के किसी अन्य भाग में बैठे दूरस्थ क्रेता जो इंटरनेट पर उनका उत्पाद खरीदते हैं, उनसे समर्थन मिल सकते हैं। लेकिन अधिकांशतः उन्हें अपना निर्वाह स्वयं ही करना होता है। विशेष रूप से किसी आपदा जैसे भूकंप या सुनामी के बाद अथवा देश के अन्य भाग में कभी कभार लगने वाले राज्य द्वारा आयोजित शिल्प बाजार में भाग लेने के लिए प्रायः बैंक से ऋण लेकर स्वयं की सहायता करनी होती है। शिल्प समुदाय को अपना उत्पाद तैयार करने, कच्चा माल खरीदने, अपने उपकरणों में सुधार करने और नए बाजार में आपूर्ति करने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। असंगठित क्षेत्र के लिए बहुत कम ऋण सुविधाएं अथवा बीमा नीतियां हैं। शिल्पकारों को स्वयं को ऋणदाताओं से मुक्त करने के लिए सुलभ ऋण की आवश्यकता होती है। बैंकों को शिल्प समुदाय के लिए अधिक उदारीकृत योजनाएं बनानी चाहिए, ताकि उन्हें महाजनों के कर्ज से मुक्त किया जा सके और शिल्प के पुनः प्रवर्तन में निवेश करने में उनकी सहायता की जा सके। तो जो शिल्पियों की स्थिति है, विभिन्न कारणों से उनकी आर्थिक स्थिति ऊपर नीचे होने लगती है, जिससे वे महाजन के ऊपर या स्थानीय जो साहूकार है उनके ऊपर निर्भर हो जाते हैं। तो इस स्थिति से लड़ने के लिए सरकार को एक बेहतर व्यवस्था बनाना चाहिए, जो एक ऋण सुविधा होनी चाहिए, जिससे शिल्पकारी अपनी प्रगति कर सके। पारंपरिक और स्थानिक बाजार। स्थानीय बाजार। अब शिल्प समुदाय उन मूल्यों पर पारंपरिक माल का उत्पादन नहीं कर सके जो गरीब ग्रामीण उपभोक्ता वहन कर सके। उपभोक्ता और ग्रामीण इतने गरीब है कि पारंपरिक शिल्पकार अपने सबसे बड़े ग्राहकों को खो रहे हैं और इस प्रकार से जाने माने ग्राहकों और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नवाचार की सृजनात्मक प्रक्रिया को छोड़ चुके हैं। साक्षरता और शिक्षा। भारत में शिल्पकार स्पष्ट रूप से शिक्षा और साक्षरता में अंतर स्पष्ट करते हैं। शिल्पकार दक्ष होता है, लेकिन वह एक अटूट विकसित होती परंपरा का भंडार होता है। यह परिभाषा उसके लिए प्रयोग की जाती है जो शिक्षित और प्रतिभा युक्त होता है। वह अपने शिल्प में दक्ष परंतु पढ़ने अथवा लिखने में अक्सर निरक्षर होता है। हमारे शिल्पकारों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए नियमित शिक्षा और साक्षरता दोनों की आवश्यकता है। वास्तविक प्रगति के लिए यह अनिवार्य है कि कारीगर साक्षर बने। उनके विकास का यह महत्वपूर्ण पहलू बृहद कौशल प्रशिक्षण योजना का भाग होना चाहिए। हम शिल्प और समाज के प्रति अपने कर्तव्य में असफल रहेंगे यदि शिल्प के प्रशिक्षु अथवा नियमित प्रशिक्षणार्थियों के रूप में निजी अथवा सरकारी केंद्रों से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। युवाओं के साथ साथ साक्षरता हेतु सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती। साक्षरता, उत्पादन तथा विपणन को बढ़ाने की प्रक्रिया बैंक ऋण प्राप्त करने तथा व्यक्ति अधिकारों को समझने और अन्य वर्गों से शोषण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। आगामी पीढ़ी के लिए उन्हें शिल्प संबंधी कार्यक्रम का विकास करना चाहिए। तकनीक शिल्प समुदाय में नेतृत्व के गुणों का विकास करने, तकनीक सुधार में सहायता करने, उत्पादन बढ़ाने, बेहतर कार्य दशाओं का निर्माण करने और शिल्पकारों के आर्थिक स्तर को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम और परियोजनाएं बनाई जानी चाहिए। तो योजना और परियोजना से हम शिल्पकारों की जो आर्थिक स्थिति है उसको बेहतर बना सकते हैं। शिल्पकारों को यह सीखना चाहिए कि नए ग्राहकों तथा उनकी आवश्यकताओं को कैसे समझा जाए और अपने उत्पादों को गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाया जाए। उन्हें सीखना चाहिए कि वे किस नई सामग्री के साथ प्रयोग कर सकते हैं। इस देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्याप्त आश्रय और कार्यस्थल प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि हमारे शिल्पकारों पर उचित प्रकार से ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी देखभाल नहीं की जाती, उन्हें मान्यता नहीं दी जाती, तो शिल्प कार्यकलापों को वास्तविक रूप से विकास नहीं हो सकता। ऐसा होने पर ही हम यह आशा कर सकते हैं कि शिल्प अपनी जीवंतता और गरिमा को भविष्य में संचालित कर सकेगा।
तो यहाँ पर इस बुक में यह कहने की कोशिश की गई है कि हमें कुछ मात्रा में सरकार भी कुछ योजनाएं बनाकर शिल्पकारों को लाभ पहुंचाने की कोशिश करें, साथ में शिल्पकार भी अपनी कला को प्रतियोगिता में ढालें और उन्हें ऐसी वस्तुओं का निर्माण करना चाहिए जो ग्राहकों के लिए अनुकूल हो और ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करती हो। तो कुछ ध्यान सरकार को देना पड़ेगा, साथ ही शिल्पकारों को भी अपनी कला में कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। प्राचीन भारत में शिल्प और कला दोनों के स्थान समकक्ष था। दोनों ही घर, मंदिर और दैनिक जीवन का अभिन्न अंग थे और प्रदर्शनियों अथवा बाजार में बेचने वाली वस्तुओं के रूप में नहीं देखे जाते थे। तो लैला तैयब जी ये कहते हैं कि प्राचीन काल में शिल्पकारों की स्थिति अच्छी थी, शिल्प और कला की स्थिति भी अच्छी थी, लेकिन वर्तमान समय में यह स्थिति धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। शिल्पकारों को समाज में उनके उचित स्थान पर पुनः प्रतिस्थापित करने के लिए भारतीयों के दैनिक जीवन में शिल्प को वापस लाना पहला कदम होगा। भविष्य में भारत के युवा शिल्पों को बढ़ावा देने से पारंपरिक शिल्प समाज में एक नया मुकाम पा सकेगा। इस तरह से हमारे यह वर्तमान में शिल्प का जो चैप्टर है अध्याय 5 वह खत्म होता है। हम इसी जोश के साथ और इसी सकारात्मकता के साथ अगले चैप्टर की शुरुआत अगले वीडियो में करेंगे। हमसे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं जिसे हम धीरे धीरे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और यह धीरे धीरे करके स्पष्ट होकर सुधर जाएगी। और यूपीएससी रीडिंग चैनल में लगातार बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।